जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज की हम शुरुआत करेंगे। देखते हैं, एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, जो नहीं होगा वो बता देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 6 नंबर का भी सवाल पेपर में बनने के पूरे चांस रहते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। एक हमारे लिए सारणिक दिया हुआ है एक्स, बोल दोगे एक बार, एक्स माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 और एक्स, यही है ना। ये कह रहा है कि ये सिद्ध करके दिखाओ कि ये सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। क्या कहना चाह रहा है बताओ, सोचो थोड़ा। थीटा से कोई फर्क नहीं। जैसे मैं एक बात सिंपल से कहूँ, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो क्या ये फंक्शन इसमें कहीं y है? तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन पूरी तरह से y से स्वतंत्र है, y पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे मान के चलो एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब मैं कहूँ एक वेरिएबल है t, तो क्या ये वाला वेरिएबल इस पर कोई फर्क डाल रहा है? क्योंकि y ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन x, टी पर तो टी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो यही बात है कि अगर ये सारणिक थीटा से स्वतंत्र है, तो इस बात का इतना सा मतलब है कि जब भी तुम इस सारणिक की वैल्यू निकालोगे उस पर थीटा का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और किसी भी सारणिक की वैल्यू निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है? प्रसार करने का, या गुणधर्म लगाओ। एक्सरसाइज 4.2 में सीखा था, नहीं सीखा था? सारणिक की वैल्यू निकालने के 2 तरीके होते थे। पहला तरीका होता था या प्रसार कर दो या गुणधर्म लगाओ। तो यहाँ गुणधर्म का तो कोई सीन लग नहीं रहा है, सीधे सीधे प्रसार कर देंगे। प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष। क्या करना है? प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष अगर मैं प्रसार कर दूंगा तो बताओ तो कितना होना चाहिए? x। ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस का आ जाएगा हमारे पास क्या? साइन थीटा। ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का एक्स साइन थीटा। हाँ या ना? ये छूट रहा था, ये छूट रहा था, इसकी मल्टीप्लाई सॉरी ये छूट रहा था, ये छूट रहा था, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ माइनस का कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्या है हमारे पास में? कॉस थीटा। ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का साइन थीटा और प्लस का एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लो तो देखो, जब ये x अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का x, ये साइन जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का x साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं? इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो x कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, दोनों से क्या कॉमन है? माइनस एक्स क्यूब तो पहले ही से है, माइनस एक्स ये है, इन दोनों से ही क्या x कॉमन आ जाएगा? यहाँ कितना बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो आपस में कैंसिल हो ही गए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बचेगा, x से x कैंसिल, कितना बचा? माइनस का एक्स क्यूब। क्या इस सारणिक के प्रसार करने पर कहीं भी थीटा आया? तो हम लास्ट सीधे सीधे कह देंगे कि सारणिक जो है ये थीटा से स्वतंत्र है। अगर थीटा बन जाता कहीं, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन कैसे भी आ जाता, तो हम कहते थीटा वाला टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब ये थीटा से स्वतंत्र नहीं है। अभी है या नहीं है? अभी थीटा से स्वतंत्र है। तो लास्ट में ये लिख देना कि थीटा से स्वतंत्र है। बात पकड़ में आई कि नहीं बताओ भाई? कोई वैल्यू रख के बोले कि ये वैल्यू मतलब ऐसे करके बोले कि यहाँ पे 2 से स्वतंत्र है। 2 से मतलब जैसे यहाँ पे अगर 2 से क्यों कहेगा यार? पूरा क्वेश्चन तुम्हारे नहीं, हाँ वैल्यू चेंज करेगा तो आगे काम करवाएगा। थीटा वेरिएबल चीज है, हो सकता है थीटा 30 डिग्री है, 50 है, 70 है, 2 वेरिएबल थोड़ी है, 2 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट पे काम कैसे करेगा? यहाँ पर पूरा सारणिक x और थीटा में ही तो दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन कहेगा तो या तो थीटा कहेगा x कहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे वैल्यू दी, अगर ऐसे दी हो फिर क्वेश्चन नंबर, तो ऐसे में तुम क्या कर सकते हो भाई? ऐसे में तो इनकी वैल्यू निकालोगे। सुनो ध्यान से, अगर यहाँ 2 3 5 7 8 न्यूमेरिक वैल्यू होती और सारणिक की वैल्यू निकालते, तो न्यूमेरिक वैल्यू होने पर तो यहाँ कोई नंबर आता ना, 15 20 3 5 18 1/37, कोई ना। अब ऐसा बनेगा ही नहीं। क्यों बनेगा? यहाँ इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ वेरिएबल के टर्म में क्वेश्चन है, तो आंसर भी तुम अपना न्यूमेरिक वैल्यू नहीं निकाल सकते। निकालोगे तो या एक्स में या थीटा में। हाँ या ना? अगर वैसे भी करते हैं अनुदिश, तब तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ही आता। माइनस एक्स क्यूब ही तो आएगा, स्क्वायर कैसे आएगा? क्यों भी आता, तो थीटा क्यों बोला कि थीटा से स्वतंत्र है? क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो सीधे सीधे बस इतना कहना चाह रहा है कि सारणिक की वैल्यू निकालो।
लेकिन उसी चीज़ को दूसरे तरीके से पूछ रहा है। नहीं समझ पा रहे हो? फिजिक्स में हमने ऐसे बहुत सारे डेरिवेशन किए हैं कि सीधे भी पूछ लेगा। जैसे हमने धारिता वाला किया था तो हमने क्या कहा था कि अब वो या तो सीधे पूछ लेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताओ, नहीं तो पलट के नहीं पूछ लेगा कि सिद्ध करो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। काम दो थोड़ी करवा रहा है, काम एक ही है, लेकिन पूछने के तरीके दो हैं। यहाँ सीधे कह देता है कि सारणी का प्रसार करो, अब उसने बदल के कह दिया कि थीटा से स्वतंत्र है या नहीं है, तो हमने इसका प्रसार किया, थीटा आया नहीं, तो इसका मतलब थीटा से स्वतंत्र है। हाँ या ना? अब समझ में आई बात? जल्दी लिखो, इसे लिखना है, जो भी करना है जल्दी निपटाओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, LHS ये है, RHS ये है। LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है और शर्त ये है कि सारणिक का एक्सपेंशन नहीं करोगे, प्रसार नहीं करोगे। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। मैं थोड़ी देर के लिए R1 में A, R2 में B और R3 में C से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुणा करने पर अब देखना क्या होगा, तो हमारा जो LHS है वो कितना बन जाएगा, LHS हमारा बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर A क्यूब ABC, यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर B क्यूब ABC, हाँ या ना, C स्क्वायर C क्यूब ABC। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक बात ये भी तो है, गुणा करने पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई इक्वेशन मेरे पास इस तरह से है कि 3x + 4y = 6 दिया है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ मुझे 6 नहीं चाहिए, 10 चाहिए, तो 10 लाने के लिए मुझे इधर 4 को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अपनी मर्जी से 4 अगर ऐड कर रहे हो तो या तो 4 को माइनस भी करो, और या तो दूसरा तरीका ये है कि 4 को इधर प्लस करो। मतलब मैथ में अपनी तरफ से कोई भी कलाकारी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस शर्त यह है कि उस कलाकारी का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने अपनी तरफ से A, B, C 3 चीज़ें अंदर डाली हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 चीज़ों को अपॉन में भी लिख देंगे कि यहाँ से A कॉमन आएगा, A खत्म, यहाँ से B कॉमन आएगा, B खत्म, C कॉमन आएगा, C खत्म, और जहाँ पर थे वहीं पर पहुँच जाएंगे। कोई बुराई वाली बात नहीं। अब सुनना ध्यान से, क्या करना है हमें, अब हमें करना यह है कि C3 से A, B, C कॉमन ले लेंगे। हाँ या ना भाई? C3 से कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? C3 से अगर मैं ABC कॉमन ले लूँ तो ABC पूरा निकल जाएगा, एक ABC अपॉन में है, यहाँ कितना बचेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ A क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 1। बात क्लियर हो गई? इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं देखो क्या करूँगा, जो RHS है उसमें 1 1 1 वाली रो पहले है और ये वाली रो दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इन दोनों को आपस में चेंज कर लूँगा और एक बार इन दोनों को चेंज करूँगा। देखो मैं एक साथ 2 ऑपरेशन लगा रहा हूँ। पहला ऑपरेशन लग रहा है कि C2 इंटरचेंज हो रहा है C3 के साथ, और अच्छा एक एक ही कर लूँ। अगर मैं ऐसा ऑपरेशन लगाऊंगा तो पहले वाला तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, और यहाँ A क्यूब B क्यूब C क्यूब आ जाएगा। लेकिन एक बात हम ये भी तो जानते हैं कि अगर किसी भी सारणी की 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करते हैं तो सारणी की वैल्यू माइनस हो जाती है। ये भी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, अगर याद रहा हो थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे ये इतने से तो आंसर चाहिए नहीं, मुझे इसको भी आगे लाना है। तो मैं एक ऑपरेशन और लगाऊंगा कि C1 इंटरचेंज C2, तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस इसको चेंज करने पर आ जाएगा। होगा क्या, 1 1 1 पहले आ जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर यहाँ बचा, A क्यूब B क्यूब और C क्यूब यहाँ बचा, और इसको ही मैं माइनस माइनस तो ख़त्म हो जाएगा भाई, आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस बना लेंगे। फाइनल बचेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाना है, आंसर हो जाएगा, यानी RHS यही तो है। बस इतनी सी बात हमें पकड़ के चलनी है कि कैसे भी करके इस सारणी की एक रो को 1 1 1 बना लें। और कैसे बनाया, R1 में A, R2 में B, R3 में C से गुणा करवा दी। और जब अपनी तरफ से हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका कोई फर्क ना पड़े, गुणा करवा रहे हैं तो भाग अपने आप कराना पड़ेगा, जोड़ रहे हैं तो घटाना अपने आप पड़ेगा, है नहीं? तो हमने भाग कराया, कॉमन ले लिया, कॉमन लेके देखा कि सारणिक वही है, बस इसके कॉलम जो है वो इधर उधर हैं, तो कॉलम में हमने आपस में इंटरचेंज करके जो हमको प्रूफ करना था RHS में हमने प्रूफ कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे ट्राई करने को। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इधर ध्यान से। यही तो सारणिक है, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है, नहीं वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझना थोड़ा। R1 को देखो ध्यान से, यही तो है R1। R1 में यहाँ भी cos अल्फा मिल रहा है, यहाँ भी cos अल्फा मिल रहा है। R3 देखो, यहाँ sin अल्फा मिल रहा है, यहाँ sin अल्फा मिल रहा है।
अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ से कॉस एल्फा हट जाए तो कॉस बीटा बचेगा, यहाँ से साइन एल्फा हट जाए तो कॉस बीटा बचेगा, यहाँ से कॉस एल्फा हट जाए तो साइन बीटा, साइन एल्फा हट जाए तो साइन बीटा। और इस कॉस बीटा में से कॉस बीटा को घटा दूंगा तो यहाँ जीरो बनने की चांसेस हैं। यहाँ भी साइन बीटा से साइन बीटा घटा दूंगा, जीरो बनने के चांसेस हैं। यानी R1 के दो एलिमेंट को हम क्या बना चुके हैं, जीरो। फिर प्रसार करना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। बात पकड़ में आई नहीं? तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि R1 से, देखना ध्यान से, R1 से कॉस एल्फा तथा R3 से साइन एल्फा क्या कर लेंगे हम, कॉमन लेने पर। अगर हम ऐसा करेंगे तो इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा बाहर निकल चुका है, यहाँ से साइन एल्फा बाहर निकल चुका है, सारणी कितना बचेगा, कॉस बीटा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास में साइन बीटा, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास में, अब देखो ध्यान से, यहाँ से साइन एल्फा है और निकाला क्या गया, कॉस एल्फा। कॉमन लेने के तरीके मैंने बताए हैं। अगर किसी भी टर्म में जो कॉमन ले रहे हो वो संख्या नहीं है, ज़बरदस्ती का कॉमन लिया जा रहा है, तो जो भी कॉमन लिया जाता है वो उसके अपॉन में चला जाता है। तो यहाँ है साइन, साइन में तो कॉस है नहीं, ज़बरदस्ती का कॉस बाहर निकाला गया, तो ये ज़बरदस्ती वाला कॉस इसके अपॉन में आ जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन एल्फा बनेगा कि नहीं। इतनी बात पकड़ में आई। यहाँ से हमने क्या किया, साइन, ये दूसरा वाला, दूसरी रो तो ऐसे ही है, जो इसमें हमने कोई छेड़खान नहीं करी है। बात क्लियर हो रही है। यहाँ से साइन निकल गया, कितना बचा, कॉस बीटा, यहाँ से साइन निकल गया, कितना बचा, साइन बीटा, यहाँ से साइन तो है नहीं, ज़बरदस्ती का निकला है, तो कॉस के बट्टे में साइन आ जाएगा, और कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट एल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, R1 टेंस टू R1 माइनस का R3 कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, तो देखो क्या बचेगा, यहाँ तो बच जाएगा कॉस एल्फा, यहाँ बचेगा साइन एल्फा, यहाँ से क्या होगा, ये इसमें से माइनस करोगे जीरो, ये इसमें से माइनस करोगे जीरो, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का टेन एल्फा और माइनस का कॉट एल्फा। यही तो होना चाहिए। और उसके बाद में जो दूसरी वाली रो है ये तो सेम रहेगी, कॉस बीटा साइन बीटा जीरो, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा कॉस बीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन बीटा, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा कॉट एल्फा। कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ से हमें क्या कर देना चाहिए, प्रसार कर देना चाहिए, और किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष अगर प्रसार कर दिया जाएगा तो कितना बचेगा, देखो यहाँ से तो कॉस एल्फा है, यहाँ साइन एल्फा है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसके साथ में कुछ करूँ ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से पकड़ो, यहाँ कितना बचेगा, माइनस का टेन एल्फा, और यहाँ हमारे पास कितना है, कॉट एल्फा। बचेगा नहीं बचेगा, और अंदर ब्रैकेट में ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं, ठीक है। इधर देखो अब ध्यान से, ये है कॉस एल्फा और ये है साइन एल्फा। देखो इन दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लूँगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास कितना है, यहाँ हमारे पास है टेन एल्फा, और क्या टेन को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, माइनस इसका भी बाहर जा चुका है, यहाँ है कॉट, और क्या कॉट को मैं कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन दोनों जगह से माइनस कॉमन आ जाएगा, और ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, एक माइनस ये था और एक माइनस ऑलरेडी बाहर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, माइनस इसका बाहर आ जाएगा, और कितना बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ध्यान से देखना, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। इसको मैं क्या लिखूंगा, मेरा कॉस एल्फा और साइन एल्फा तो साथ में चल ही रहा था, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये 1 मल्टीप्लाई करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। होगा क्या, इस वाली जगह का एलसीएम ले लो, और जैसे ही एलसीएम लोगे क्या बनेगा, यहाँ नीचे बनेगा हमारे पास में साइन एल्फा, यहाँ बचेगा कॉस एल्फा, ये साइन इधर मल्टीप्लाई कर लेगा तो साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस इधर मल्टीप्लाई कर लेगा कॉस स्क्वायर एल्फा, बनेगा नहीं। साइन एल्फा से साइन एल्फा कॉस एल्फा खत्म, यहाँ कितना बचा, साइन स्क्वायर एल्फा, और यहाँ कितना बचा, कॉस स्क्वायर एल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी निकल करके आई, 1 निकल के आई। अब यही काम प्रसार तो मैंने किया, लेकिन प्रसार मैंने तब किया जब मैंने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। डायरेक्ट अगर मैं इसको सॉल्व करता तो वैल्यू 1 ही आती, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता था। अगर कुछ और आएगा तो मतलब हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, हम कोई ना कोई चीज़ काट नहीं पा रहे हैं, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट प्रसार करने से पहले एक बार ये सोचा करो कि क्या कोई गुणधर्म लेके या ऑपरेशन लगा करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को जीरो बना सकता हूँ।
जितने ज़्यादा एलिमेंट जीरो बनेंगे उतने ज़्यादा टर्म की कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। बात पकड़ में सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि सारणी की वैल्यू कितनी है, जीरो। अगर सारणी की वैल्यू जीरो है तो एक बात प्रूफ, या तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो प्रूफ करके दिखा दो, और या तो ऐसा करके दिखा दो कि ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है और सी इक्वल टू ए। ऐसा ही कहना चाह रहा होगा ना, फटाफट देखो। या तो अरे तुम खुद देखो ना यार, ए बराबर बी होगा, बी बराबर सी होगा, सी बराबर ए होगा, तो इस बात को यही तो लिख लोगे कि ए बराबर बी बराबर सी, हाँ या ना। इन दोनों में से कोई एक बात हमें प्रूफ करके दिखा देनी है फटाफट। तो ठीक है भाई, दिखाते हैं। देखो सुनो भाई बहुत ध्यान से, जब मैं इसे सॉल्व करने की करूंगा कोशिश, तो मैं सबसे पहले वीडियो चालू है, नई से बना दी। चलो सुनो भाई, क्या दिक्कत है? कह रहा है कि ए बी सी रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, बस इतना कहना चाह रहा है। आई वाला आयोटा का सीन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो C1 ऑपरेशन पहला लगाओगे, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब ये वाला ऑपरेशन लग जाएगा तो देखो क्या होगा, इन सबको इसके साथ ऐड कर दो। तो एक को समझा दे रहा हूँ, देखो एक बार बी 2 भी हो जाएगा, C और C 2C हो जाएगा, A और A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से 2 कॉमन आकर के A प्लस बी प्लस सी यहाँ भी मिलेगा, और 2 कॉमन आकर के A प्लस बी प्लस सी यहाँ भी मिलेगा, 2 कॉमन आकर के A प्लस बी प्लस सी यहाँ भी मिलेगा। यहाँ हमारे पास C प्लस A है, यहाँ हमारे पास A प्लस B है, यहाँ हमारे पास B प्लस C है, और यहाँ हमारे पास A प्लस B है, यहाँ B प्लस C है, और यहाँ C प्लस A है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कुछ दिख रहा होगा, C1 से 2A प्लस बी प्लस सी क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। और अगर हम इससे ये चीज़ कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2A प्लस बी प्लस सी तो बाहर आ गया, अंदर बचा 1 1 1, और यहाँ बचा C प्लस A प्लस बी और B प्लस सी। यहाँ हमारे पास बचा A प्लस B प्लस सी और C प्लस A। अब क्या करना चाहिए, अगर 3 एलिमेंट 1 बन चुके हैं तो इसका मतलब है 2 को फटाफट 0 बना लो। 2 को अगर हमें 0 बनाना है तो इसे बना ले रहे हैं, यानी R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और दूसरा R2 टेंस टू R2 माइनस R3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या बचेगा 2A प्लस बी प्लस सी, और इसमें से इसे घटाओ तो 0, इसमें से इसे घटाओगे A से A कट जाएगा, C माइनस A बचेगा, इसमें से इसे घटाओगे A माइनस C बचेगा, ठीक है नहीं, ठीक है। इसमें से इसे घटाओगे 0, इसमें से इसे घटाओगे कितना बचेगा A माइनस सी, इसमें से इसे घटा दोगे तो B माइनस A माइनस सी ही बचेगा, और यहाँ से ही कट जाएगा B माइनस A बचेगा 1, और यहाँ बचेगा B प्लस सी, और यहाँ बचेगा C प्लस A। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या कर देना है, फटाफट प्रसार कर देना है, हाँ या ना, इसके सापेक्ष, यानी C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष क्या कर दूंगा मैं, प्रसार कर दूंगा। तो जब मैं C1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो देखना कितना बनेगा, बाहर तो 2A प्लस बी प्लस सी था ही था, और C1 के सापेक्ष जब मैं प्रसार करूंगा तो पहला एलिमेंट मेरे पास यही बन करके आएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, किसकी मल्टीप्लाई, C माइनस A की मल्टीप्लाई B माइनस A के साथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस का साइन लगेगा, और A माइनस सी इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो A माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो 2A प्लस बी प्लस सी ये रहा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो कितना बचेगा, देखो BC माइनस AC माइनस AB और प्लस का A स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इसे खोल दो, और साथ साथ में माइनस की करा दो मल्टीप्लाई, तो माइनस का A स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर प्लस का 2AC बचेगा, नहीं बचेगा, A स्क्वायर से तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचा 2A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ देखो कितना बचेगा, यहाँ हमारे पास जो बन करके आएगा C स्क्वायर बच गया है ना। अभी देखो कितना बचेगा, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास क्या है 2AC और AC, एक तो बच जाएगा AC, और यहाँ हमारे पास एक तो बच जाएगा BC, बच जाएगा AC BC, और यहाँ हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस का AB, यही तो बच रहा है। इन दोनों को सॉल्व किया, ये बच गया, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया,
और माइनस का बच गया सी स्क्वायर। ठीक है नहीं ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बनना चाहिए, एक मिनट रुको तो मैं कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर हुआ ये था कि एक हमने इसको माइनस किया था तो गलती से c माइनस ए लिख दिया था, होना चाहिए था c माइनस बी। अब हम देखो c1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ ये लिख दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ लिख दी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब आएगा आंसर। तो 2a प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई कराना तो कितना होगा सी बी माइनस ए सी और माइनस बी स्क्वायर होगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस प्लस का ए बी, यही होगा ना, सी बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2ac। बनेगा नहीं बनेगा? अब देखना क्या होने वाला है। तो 2 तो ये रहा, a प्लस बी प्लस सी यहाँ रखो, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मैंने एक साथ लिख लिया, ए बी सी को एक साथ लिख लिया। अब और क्या, ए बी को यहाँ लिखो, ये रहा ए बी सी ये रहा प्लस का बी सी ये रहा, 2ac प्लस का माइनस का ac तो प्लस का ac यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे में से माइनस को कॉमन बाहर निकाल दे रहा हूँ और इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। तो जब माइनस बाहर आएगा तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, और जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो देखो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac बचेगा नहीं बचेगा? माइनस कॉमन लेने पर जो माइनस के टर्म थे वो प्लस हो जाएंगे, प्लस के टर्म माइनस हो जाएंगे, और 2 जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखना क्या होगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी तो ये रहा, 2a स्क्वायर है ना, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac। कुछ दिखा होगा, दिखा, देखो क्या दिखा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक फॉर्मूला बना क्या? ध्यान से समझना, बस यही एक टर्निंग पॉइंट की लाइन है और यहीं से आंसर आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूंगा? उसी तरह देखो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, क्या मैं इसको b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दूंगा भाई, नहीं लिख दूंगा? और प्लस हमारे पास तीसरा वाला हिसाब किताब क्या बनेगा, तीसरा वाला बचेगा हमारे पास में c माइनस ए का होल स्क्वायर, बचेगा नहीं बचेगा? देखो a स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ac। अब ये क्या निकल करके आया है, ये निकल करके आया है इस सारणी की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन तो ये कहना चाह रहा है ना कि सारणी की वैल्यू है कितनी, 0। तो अगर सारणी की वैल्यू 0 है तो इस बात का मतलब है कि सारणी की वैल्यू 0 है, तो सारणी की वैल्यू तो यार ये निकली है ना। देखो सुनो, अगर इस सारणी की ये वैल्यू निकली और क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू है 0, तो मतलब ये 0 के ही तो इक्वल होना चाहिए। और खुद सोचो, जब कक्षा 10 में गुणनखंड करते थे और गुणनखंड करने पर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती थी कि x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हम कहते थे या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। इसे 0 करते थे तो x बराबर 2 मिलता था, और इसे 0 करते थे तो x बराबर 3 मिलता था। यहाँ पर भी तो वही चीज़ है, देखो पहला पद और दूसरा पद है नहीं है, 2 पद अगर आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहे हैं 0, तो ये बात कतई 100% सत्य है कि इनमें से कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए। अगर मैं पहले वाले पद को 0 रखता हूँ तो माइनस का a प्लस बी प्लस सी अगर मैं 0 रखूँगा तो माइनस 0 के उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, क्या सीधे सीधे a प्लस बी प्लस सी 0 मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। दूसरी बात, अगर मैं इस पूरे को 0 के इक्वल रखता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर 0, और ये 0 मेरे भाई तभी होगा जब a b c आपस में इक्वल होंगे। कैसे? ध्यान से देखो, a b के इक्वल हो जाएगा, b c के इक्वल हो जाएगा और c a के इक्वल हो जाएगा। तो a माइनस बी यानी a और b अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये वाला स्क्वायर 0। नहीं समझ में आ रही है बात ना? फिर सुनो, यहाँ a b c के अगर ऐसी वैल्यू रख लोगे जो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 नहीं आ सकता है, कभी 0 नहीं आएगा। जैसे मान के चलो a की जगह 1 रख लो, b की जगह 2 रख लो, c की जगह 3 रख लो, तो 1 2 3 करोगे तो आंसर 0 आ ही नहीं सकता।
जरूरी नहीं 1 1 रखो, जरूरी नहीं 2 2 रखो। मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी सी की उन्हीं वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन सॉल्व होके 0 देगा जहां पर ए बी और सी तीनों इक्वल होंगे। चाहे वो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 5 हो, चाहे वो 6 6 हो, 7 7 हो, 10 10, 1000 लाख कुछ भी क्यों ना सही, लेकिन होना बराबर चाहिए। जैसे ही बराबर रखोगे वैसे क्या होगा, ध्यान से सुनना, वैसे क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट ए और बी बराबर हो जाएंगे तो ये स्क्वायर 0, बी सी बराबर हो गए तो ये स्क्वायर 0 और सी ए बराबर हो गए तो ये वाला स्क्वायर भी 0। कहने का मतलब है ये कंडीशन तभी तक फुलफिल हो पाएगी जब तक हमारे पास क्या होगा, जब तक हमारे पास होगा a माइनस बी अगर 0 हो जाएगा तो a इक्वल टू बी, और अगर b माइनस सी 0 हो जाएगा तो यहाँ b इक्वल टू सी, और c माइनस ए 0 हो जाएगा तो c इक्वल टू ए। और इन तीनों ही बात से हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। चाहे तो ये वाली बात हैंस प्रूवमेंट लिख दो और चाहे तो नीचे वाली बात लिख दो कि भाई ये भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, और ये हमारे क्वेश्चन का हो गया फाइनल सॉल्यूशन। आई थोड़ी बहुत भी बात समझ में? क्या करना है, सबसे पहले कुछ मत करो, जो एक सारणिक दिया है उस सारणिक का जैसे 4.2 में सॉल्व करते हुए आए हो उसी तरीके से सॉल्व कर लो। जो फाइनल वैल्यू है उसे 0 के इक्वल रख के, और 10th वाली बात का छोटा सा यूज यहाँ करना है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर आ रहा है 0 तो ये तभी तक सत्य है जब उनमें से कोई ना कोई एक 0 होगा, तभी तो 0। भाई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके 0 दे रहे हैं, हो सकता है कभी ऐसा पॉसिबल? तुम खुद सोचो, सुनो ध्यान से, इसे खुद महसूस करो ना। अगर x और y आपस में मल्टीप्लाई करके 0 दे रहे हैं, ये कब तक कब होगा? जब एक 0 होगा ही होगा तभी दोनों की प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर 0 के अलावा दोनों में से दोनों ही नॉन जीरो नंबर हैं तो इनकी मल्टीप्लाई कभी भी 0 नहीं आएगी, चाहे कितनी कोशिश कर लो। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ही है तो बात तो वही है ना कि इनमें से कोई एक 0 होगा। पहला वाला 0 किया तो हमें ये वाली बात प्रूफ हो गई, दूसरे वाले को हमने 0 किया तो जो हमें दूसरी बात थी वो प्रूफ हो गई। बात क्लियर है? नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भाई, 4 नंबर में ये सवाल आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसको लिख लो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि इस समीकरण की वैल्यू निकालनी है ना, तो निकालो। हमें क्या करना है, अपने LHS को पकड़ो। LHS को पकड़ करके मैं सबसे पहले ऑपरेशन लगा दूं। कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। LHS में ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और जैसे ही ऑपरेशन लगेगा तो C1 में सबको जोड़ना है। देखो 1x 2x और 3x, पहले वाले में क्या बन जाएगा 3x प्लस ए, यहाँ भी बन जाएगा 3x प्लस ए, और यहाँ भी कितना बन जाएगा 3x प्लस ए, यहाँ कितना बचेगा x प्लस ए x, और यहाँ कितना बचेगा x और x प्लस ए। कोई दिक्कत वाली बात? C1 से मैं क्या करूँगा 3x प्लस ए क्या कर दूंगा, कॉमन लेने पर। अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा 3x प्लस ए बचेगा, 1 1 1, और यहाँ कितना बचेगा x प्लस ए, x और x प्लस ए। क्या करना चाहिए, 2 0 बना दो फटाफट, यानी R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और मुझे क्या करना चाहिए R2 टेंस टू R2 माइनस R3। फटाफट मैं क्या कर दूंगा 3x प्लस ए, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस ए, यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा a, और दूसरी बात फटाफट सोचो, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का a बचेगा ना। दूसरी बात यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा x प्लस ए। देखो अब ध्यान से समझना, R1 से a तथा R2 से a कॉमन लेने पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? क्योंकि बाकी के बचे हुए एलिमेंट हैं 0, और 0 से तो कुछ भी कॉमन ले लो, 0 कहता है सब ले जाओ उनसे, हम तो हैं ही 0। कंगाल से क्या लोगे, ये तो है ही कंगाल, यानी भाई 0 तो 0 है, उससे तो कुछ भी ले लो, बस बात खत्म। तो देखो क्या करेंगे हम, 3x प्लस ए, इससे 0 कॉमन, इससे a कॉमन आएगा, एक a बाहर आ गया, इससे a कॉमन आएगा, एक a बाहर आ गया, कितना बचा होगा, यहाँ पर बचा होगा 0 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 0 बच रहा है। यहाँ से बचेगा 0 1 माइनस 1, यहाँ बचेगा 0 1 माइनस 1, यहाँ बचेगा 1x प्लस ए, 1x और x प्लस ए। कोई दिक्कत वाली बात क्या किसी को? नहीं। अब मुझे क्या कर देना है, प्रसार कर देना सीधे सीधे C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। अगर मैं C1 के अनुदिश प्रसार करता हूँ तो देखो क्या बचेगा मेरे पास, a स्क्वायर 3x प्लस ए तो पहले ही से है,
ये है 1, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 1 ही आ जाएगी। ओवरऑल ए स्क्वायर 3x प्लस ए, यही तो बचा। क्या निकला है? सारणिक की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यार सारणिक की वैल्यू ये थोड़ी है, सारणिक की तो वैल्यू 0 है, तो 0 है इसका मतलब क्या 3x प्लस ए होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है? या तो ए स्क्वायर 0, और ए तो कोई नंबर है, ये तो उधर जाके खत्म हो ही जाना है, सीधे सीधे x प्लस ए की वैल्यू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का a अपॉन 3। और किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल दिए हैं उनकी वैल्यू को ज्ञात करना। नहीं समझ में आई मैंने क्या कहा? याद करो कक्षा 10 में इस तरह की बातें पढ़ते थे, 4x प्लस 6y बराबर 9 ऐसे पढ़ते थे, और क्वेश्चन कहता था समीकरण को हल करो, तो क्या करते थे? x और y की तो वैल्यू निकालते थे। तो ये भी एक समीकरण है, और इस समीकरण में a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, और कह रहा है इसको हल करो। तो हल करने का मतलब है जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू को ज्ञात करना। तो वेरिएबल क्या था? x, और x की वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया। अब यहाँ से जो भी हमको a की वैल्यू दोगे हम यहाँ से अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? और यही हमारे क्वेश्चन का शायद आंसर होना चाहिए, यानी कि है। बात क्लियर है? देख लो फटाफट इस क्वेश्चन को, आंसर तो यही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे कई क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.2 में कर रखे हैं। क्या करना है? सबसे पहले C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन ले लेना। तो यहाँ से जब कॉमन ले लोगे तो ABC बन जाएगा, और अंदर जो भी बचेगा उसको उसमें फिर ऑपरेशन लगाने की कोशिश करना, और ऐसे करके लास्ट में जब 2-3 एलिमेंट 0 बन जाए तो प्रसार कर देना, और सीधे सीधे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब स्टार्टिंग यहीं से करना कि C1 से A, C2 से B, C3 से C कॉमन लेने पर इतना काम करोगे, आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। एक बार ट्राई करके आना। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 4 नंबर में पूछा गया है। मुझे साल तो याद नहीं रहती है किस साल पूछा है, लेकिन आया जरूर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो 7वां क्वेश्चन कराने मतलब मुझे नहीं कराना चाहिए कहीं से कहीं तक, ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। कौन सी एक्सरसाइज में मालूम है? 4.5 में। 4.5 में मैं बता भी दूंगा फटाफट कौन सा क्वेश्चन था, याद करो कि क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट देखो एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है, नहीं है? वहाँ 2/2 के मैट्रिक्स थे और ए बी का होल इनवर्स फाइंड आउट कराया गया था। यहाँ ए और बी, ए इनवर्स पहले ही से दिया है और बी, तो ए बी का होल इनवर्स। देखो सुनो 2 तरीके हैं करने के। हमारे लिए ए इनवर्स दिया हुआ है और बी सिंपल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मैं ए बी का होल इनवर्स जब निकालूंगा तो ए बी का होल इनवर्स का मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स नहीं होना चाहिए। तो बी इनवर्स तो मैं यहीं से पकड़ लूंगा, निकाल दूंगा, और ए इनवर्स मुझे यहाँ से दिया हुआ है, दोनों वैल्यू रख करके पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। हाँ, बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स पहले ही से दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है मान लीजिए ए बराबर इतना, तो सत्यापित करो, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। सिर्फ इन सवालों को मेरे भाई ये बोनस क्वेश्चन होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, ऐसे समझ लेना कि फ्री के नंबर मिल रहे हैं। 8वें क्वेश्चन में पहला पार्ट ये कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है। अगर मेरे पास ए दिया हुआ है तो क्या एडजॉइंट नहीं निकाल पाऊंगा? और एडजॉइंट जो होगा वो होगा तो एक प्रकार का मैट्रिक्स ही, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल देना है, बात खत्म। दूसरी बार में क्या कह रहा है? कह रहा है एडजॉइंट निकालना है ए इनवर्स का। ए से पहले निकालो ए इनवर्स, ए इनवर्स कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा उसका एडजॉइंट निकाल दो, और ये दोनों ही आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जिसका दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरे ऑप्शन में कह रहा है ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए। तो क्या करना है? ए से पहले ए इनवर्स निकाल देना, जो भी आएगा उसका फिर इनवर्स निकालना है, और वो ए के बराबर है, यानी डबल काम करने हैं। ए देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ए हमको दिया था, ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट जैसे ही निकला वैसे ही मैंने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करके इनवर्स निकाल दिया। ये जो भी इनवर्स आएगा मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लूंगा एक मैट्रिक्स सी आ गया, मैं मान लूंगा कि सी ही ए इनवर्स है। अब मैं सी मुझे मिल गया नया मैट्रिक्स, तो मैं सी से डिटर्मिनेंट ऑफ सी और सी से एडजॉइंट ऑफ सी, और जैसे ही एडजॉइंट ऑफ सी मिलेगा तो सी इनवर्स जब मैं निकालूंगा तो सी इनवर्स की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी, और सी की वैल्यू है कितनी?
सी को तो तुमने ए इनवर्स माना है ना, तो ए इनवर्स और इसका होल इनवर्स, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे मेरे भाई तो ये ए ही आ जाएगा और कुछ नहीं। आई बात पकड़ में? काम कठिन नहीं है, क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा स्टेप ज़्यादा ले जाए, हो सकता है थोड़ा बड़ा होगा, जाहिर सी बात है 2 बार इन्वर्स कर रहे हो, 2 बार एडजॉइंट निकाल रहे हो, बड़ा होगा लेकिन कठिन नहीं है। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 तक के मिसलेनियस के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। इनमें भी 5 तक तो मैंने ही करा दिए, 6, 7, 8 3 होमवर्क दे दिए। अगर इनमें किसी भी सवाल में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात आती है तो कल पूछ लेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन करेंगे। आगे भी 4-5 सवाल ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं किसी न किसी ईयर। बात के लिए तब तो आज के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।